नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में स्वाइन फ्लू के चपेट में आने से एक महिला की मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। देश की राजधानी दिल्ली में 2400 केस सामने आए। वहीं कर्नाटक में 4000 मामले समेत कई राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है। देश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके लक्षण दिखने पर इन्हें नजरअंदाज करना सही नहीं है। इलाज में लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। देश में H1N1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा के 3000 मामले सामने आए हैं। इनमें 2308 मरीज H1N1 संक्रमण से प्रभावित हैं। दिल्ली में H1N1 के 2400 से ज्यादा मामले। कर्नाटक में 4000 मामले दर्ज। यूपी के कई जिलों में H1N1 के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में मौसमी फ्लू के बढ़ रहे हैं केस। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। गले में खराश, नाक बहना, बुखार, सिर दर्द, दस्त, खांसी, जी मिचलाना या उल्टी, थकान और भूख न लगना, मांसपेशियों में जोड़ों में दर्द। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि H1N1 एक मौसमी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो हेल्दी एडल्ट्स में आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लक्षण सामान्य होते हैं। हालांकि अगर लक्षण 5-6 दिनों से अधिक समय तक बने रहें या छोटे बच्चों, बुजुर्गों, इसके साथ ही या पहले से किसी गंभीर बीमारी के शिकार व्यक्ति में दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। हाथों की नियमित सफाई रखें। खांसी छींक के दौरान मुंह और नाक ढकें। बीमार होने पर घर में आराम करें। पानी अधिक मात्रा में पिएं। मास्क का इस्तेमाल करें। H1N1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। लिहाजा एडवाइजरी का पालन करके H1N1 को फैलने से रोका जा सकता है। इसके लिए बस एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, स्वाइन फ्लू ने चिंता तो बढ़ा दी है क्योंकि मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। देश के कई हिस्सों में इस समय स्वाइन फ्लू की वजह से H1N1 की वजह से जो मरीज हैं उनकी संख्या हॉस्पिटल्स में लगातार बढ़ रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से मामले H1N1 के बढ़े हैं। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं IMA के। नरेश सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर संजीव बगाई जी हैं, चेयरमैन हैं नेफ्रॉन क्लिनिक के। सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर विवेक आहूजा जी हैं, सेक्रेटरी हैं NIMA चंडीगढ़ के। विवेक सर, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ डॉक्टर PSV राव हैं, सर्जन हैं मणिपाल अस्पताल के। सर, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं और विवेक सर, पहली प्रतिक्रिया आपसे ही चाहेंगे क्योंकि देखिए मामले जिस तरीके से बढ़े हैं, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट तो है लेकिन आम लोगों की घबराहट बढ़ गई है। क्या वजह रही कि अचानक से स्वाइन फ्लू के इतने मामले सामने आ रहे हैं?
लगता है सर से संपर्क टूट चुका है, लेकिन तब तक चावला सर आपके पास आ रहे हैं और आपसे पहले प्रतिक्रिया चाहेंगे कि क्या कारण रहा कि अचानक से जो मामले हैं H1N1 के इतने ज्यादा हो गए। देखिए, मैं बता दूं, पहली बात तो बहुत ज्यादा हैरानी की जरूरत नहीं है। हर साल मानसून के आसपास उत्तरी भारत में और प्रैक्टिकली अब तो पूरे भारत में ही हो गया है, बीमारियां बढ़ती हैं। चाहे वो इन्फ्लुएंजा या फ्लू हो, जिसको हम वायरल फीवर कहते हैं, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो। और इस बार जो ज्यादा केसेस हैं वो कुछ स्वाइन फ्लू के आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। टिल लास्ट ईयर 300 केस थे H1N1 के, इस बार ऑलमोस्ट 2000 तो हो ही चुके हैं। दिल्ली अलोन में, कर्नाटका में, केरला में, दूसरे प्रदेशों में ज्यादा हो रहे हैं। आपका सवाल कि ज्यादा क्यों है, देखिए ये जो वायरस के म्यूटेशन पे होता है कि कितने केस बढ़ रहे हैं। इस साल ज्यादा तो हैं, और मत भूलिए कि जागरूकता बढ़ चुकी है। और ये बात मैं पब्लिक चैनल पे हमेशा कहता हूं कि लोगों की याददाश्त से अभी कोरोना या कोविड-19 गया नहीं है। मैंने अपनी आंखों से वो पैनिकीनेस देखी है, वो पागलपंती देखी है। बीमारी 10 पैसे थी और पैनिकीनेस 100 पैसे से भी ज्यादा थी। हम नहीं चाहते वो हो, तो उद्देश्य इस प्रोग्राम का एक ही है कि लोगों में जागरूकता और बचाव बढ़ाया जाए। तो अभी भी जो स्वाइन फ्लू है उसका जो डेथ रेट या कैजुअलिटी रेट है वो सिंपल फ्लू से ज्यादा नहीं है। ऑल क्रॉस दिल्ली एनसीआर अगर मुझसे पूछा जाए, क्योंकि मैं नॉर्थ दिल्ली में डॉक्टरी करता हूं, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हैं, डायग्नोज भी हो रहे हैं, but none is too bad. So I am making one sweeping statement पर से ना कोई पैनिकनेस की जरूरत है, ना कोई घबराने की जरूरत है, लेकिन बचाव और सावधानी की जरूरत है। सबसे पहला, एक आम आदमी को बुखार होता है, उसको क्या पता ये वायरल फीवर है या डेंगू है या स्वाइन फ्लू है या मलेरिया है। अगर आप फिट फाट आदमी हैं, आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, आप एक जवान हैं, आपको परवाह करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप पहले दूसरे दिन सिंपल पैरासिटामोल पे रहिएगा, कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत भी नहीं। अगर आप एल्डरली हैं या अंडर 5 के बच्चे हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग जो मैं हमेशा बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूं, द रिस्क ग्रुप, अगर आप 6 to 65 या 70 वाले हैं, प्लस आपको कोई दूसरी बीमारियां हैं, दूसरी बीमारियां में कौन सी, एनी डिसीज, एनी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कोई इम्यून वाली डिसीज, इम्यून सप्रेशन डिसीज, कोई ऐसी डिसीज जिसमें आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, कोई आपको सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सांस की बीमारी, कोई हार्ट डिसीज या हार्ट फेलियर, या कोई क्रोनिक किडनी डिसीज, कोई क्रोनिक लिवर डिसीज, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोई आप कैंसर सर्वाइवर हैं, कोई आपको HIV है। ये सब वो वैसा वर्ग है जिनको बुरे से बुरे फर्स्ट से सेकंड तक इंतजार करना है। अगर बुखार 102-3 ऊपर जा रहा है, खांसी जुकाम भी है, छाती में दर्द भी हो रहा है, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट माइल्ड, अभिषेक, आजकल आम घरों में जैसे लोग थर्मोमीटर रखते थे, आजकल लोग ऑक्सीमीटर रखते हैं। अगर आपकी ऑक्सीजन 90 से कम जा रही है तो अभिषेक, आम जनता को एक खुलेआम ऐलान है कि आप रिस्क कैटेगरी में जा रहे हैं। आप बड़े आराम से अपने आसपास के क्लिनिक में जाइए, चाहे गवर्नमेंट वाला चाहे प्राइवेट वाला, अपना RT-PCR फॉर स्वाइन फ्लू या फ्लू पैनल टेस्ट करवाइएगा। और अगर इससे भी ज्यादा बिगड़ रहे हैं, आपका खाना पीना बंद हो गया है, आपकी जिंदगी एज पे आ गई है, हॉस्पिटलाइज इमीडिएटली। क्योंकि मैंने कुछ डेथ सुनी है, लेकिन वो डेथ्स वही हैं सब जहां कोई ऐसी बीमारियां पहले थी कि मरीज पहले ही हताश था आधा से ज्यादा, तो एकदम मरने का नंबर आ गया। तो मेरा खुलेआम संदेश है, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं और जो रिस्क ग्रुप है, उनका हम ख्याल ज्यादा करें। तो आई थिंक नेक्स्ट 2-3 वीक्स विल डिसाइड कि ये जो स्वाइन फ्लू का, कोई इसको एपिडेमिक नहीं कहा जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा, ओनली चांस केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए, उनको अच्छे से सपोर्ट किया जाए। बाकी विद इन 2-3 वीक्स अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारा रवैया बदलेगा, नहीं तो बहुत चिंता की जरूरत अभिषेक बिल्कुल नहीं। आहूजा सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि केसेस और जब बात H1N1 की करते हैं तो ये आज का नहीं, 1996 में भी मामले सामने आए थे और उसके बाद से ऐसा नहीं है कि मामले नहीं आए, हर साल मामले आते रहे। लेकिन इस बार जैसा चावला सर ने भी कहा कि मामले थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं,
तो ऐसा क्या हो गया अचानक से? क्या ये मौसम मुफीद है इस वायरस के लिए, या हमारे अंदर की जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो गई? क्या हुआ कि अचानक से इतने मामले आ गए? देखिए सर, बिल्कुल डॉक्टर चावला ने बड़े ब्रीफ में, और मैं तो ब्रीफ के साथ साथ ये कहूंगा कि सरल भाषा में ये बताया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या चीजों पे एक्शन लेना है। जी। पर जो सवाल आपका है उसमें दो मेन फैक्टर हैं अभिषेक जी। एक तो अवेयरनेस जो हम छोड़ रहे हैं, जैसे कोविड में हमने अवेयरनेस दिखाई, हमने जब भी हम बाहर गए हमने मास्क पहना, वो अभी तक अवेयरनेस स्प्रेड नहीं हुई है। हमें ये लग रहा है कि ये जो नंबर है 2400 ये कम है, पर अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो ये नंबर ज्यादा है। पर राइटली सेड बाय डॉक्टर साहब कि हमें पैनिक नहीं होना है, पैरेलली हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना है कि अगर आपको खांसी है, आपको जुकाम है, रनिंग नोज है, आपको लगता है आप पब्लिक एरिया में जा रहे हैं, तो आपको अपनी प्रिवेंशन खुद करनी है, आपको मास्क डाल के रखना है। ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक पर्सन की। सिर्फ नंबर देख के, हमारी बात सुनने के बाद उस बात को इग्नोर करने का ही कारण है कि नंबर बढ़ रहा है। अगर जो हम आज पैनल डिस्कशन कर रहे हैं ये एज ए अवेयरनेस, अगर लोग इस बात को समझें और मास्क का यूज करें तो हम इस नंबर को रोक सकते हैं। डेफिनेटली नंबर हमारे पास इसलिए भी आ रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्टडी है, जो स्क्रूटनी ऑफ केसेस हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट है, वो बड़ा अग्रेसिव लेवल पे हो रहा है काम। उसकी वजह से हम इनिशियल स्टेज पे ही लोगों को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जो नंबर्स हैं। सेकेंडली जो पैरेलल एक पॉइंट आता है कि जब भी ये डिजीज आती है हमारे पास तो वायरस म्यूटेट करता रहता है, चीजें उसकी सिवियरिटी बढ़ती रहती है चीजों की। उसके पैरेलली हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि ये वायरस चाहे आज H1N1 है, चाहे वो कोरोना वायरस है, ऐसे वायरस तो आते ही रहेंगे। पैरेलली हमें इम्यूनिटी पे कार्य करना है। इम्यूनिटी पे कार्य करने के लिए जो मेन जो कंसर्न्स हैं, हमें कुछ ऐसी चीजें छोड़नी चाहिए अपने लाइफस्टाइल की जो डाइजेशन में हार्ड हैं, जो इम्यूनिटी को वीक करती हैं। जैसे फ्राइड फूड है, हमें अवॉइड करना चाहिए थ्रू आउट लाइफ। आज का हमारा जो कल्चर है वो कल्चर ही हमारा स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, प्रिपेयर्ड फूड की तरफ चला गया, जो पहले नेचुरल फूड की तरफ था। हमारा जो ये डाइवर्जन है उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है और उसी की वजह से हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं। जो डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे जिन बीमारियों के बारे में, बड़ा थोरोली बताया कि अगर आपको लंग्स की डिजीज है, अगर आपको डायबिटीज है, आप हाइपरटेंसिव हो, आपको लिवर डिजीज है, अगर आपको ये डिजीज हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इन प्रॉब्लम्स के अंदर। तो ये कौन सी डिजीज है? ये वही डिजीज है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। डायबिटीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी के ऊपर कार्य करते हैं। आयुर्वेद पैरेलली यही बात करता है, जब भी बात करता है कि आपने अपनी इम्यूनिटी पे कार्य करना है। इम्यूनिटी के लिए चीजें आपकी किचन में मौजूद हैं, हम उन चीजों का प्रयोग करना भूल गए हैं। हम सौंठ का प्रयोग करना भूल गए हैं, अदरक का प्रयोग भूल गए हैं, तुलसी का प्रयोग भूल गए हैं। जब हमें जुकाम खांसी लगता है तो हम कहते हैं कि अदरक और तुलसी का काढ़ा बना लो और पी लो हर घर में। पर अगर हम इसे एक अपनी लाइफस्टाइल का, कल्चर का पार्ट बना लें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर ये डिजीज मार्केट में है तो उतनी सिवियरिटी आपके पास नहीं आती। लाइफस्टाइल को ठीक करना, अपने डाइट को ठीक करना, आहार के साथ विहार पे कार्य करना। विहार हम कहते हैं कि योगा करनी, एक्सरसाइज करनी, वॉक करनी, मेडिटेशन करनी, जिससे आपका स्ट्रेस मैनेज हो सके, जिससे आपकी फिजिकली बॉडी स्ट्रॉन्ग हो सके, उसे मैनेज। और फिर बात करते हैं हम मेडिसिन की कि अगर आपकी किचन में कोई चीज अवेलेबल है उससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। नहीं तो अगर आपको बुखार, जुकाम और ऐसे सिम्टम आ रहे हैं और आपको लगता है किसी H1N1 के संपर्क में आप आए हैं तो इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग टाइम आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएं और राइट कंसल्टेंसी लेके वहीं पे इस डिजीज को रोकने की कोशिश करें। अपने आप को लोगों से दूर करें, छींकते हुए मुंह पर हाथ रखें, क्राउडेड एरिया में जाएं तो मास्क लगाकर जाएं। ये बेसिक चीजें हैं जिन्हें अगर हम सेटल डाउन कर लें तो ये नंबर यहाँ रुक सकता है, ये बढ़ेगा नहीं। जी अभिषेक जी। ठीक है सर। राव सर, आपसे प्रतिक्रिया इसी चीज पे चाहेंगे और थोड़ा सा ये चीज भी समझना चाहेंगे कि हम कैसे इस चीज को पहचाने कि नॉर्मल फ्लू है, H1N1 है या कोरोना जैसा ही कुछ है। ये कैसे बाइफरकेट कैसे कर सकते हैं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बहुत सारे
लाखों वायरसेस हैं और इस फ्लू के भी काफ़ी वेरिएंट्स हैं। जी। इनके लिए सबका वैक्सीन तो है नहीं, जी। पर ये जो स्वाइन फ्लू है जो चल रहा है अभी, इसका हर साल फ्लू का वैक्सीन भी निकलता है। तो अब जो सबसे नया उसका जो वेरिएंट है उसके लिए हर साल नया फ्लू निकलता है, इस साल भी निकला है। तो आप अगर भाग दौड़ कर रहे हो और भीड़ इलाके में जा रहे हो तो फ्लू का वैक्सीन लगा लीजिए। इम्यूनिटी का तो आप अच्छा न्यूट्रिशन लोगे तो आपका इम्यून सिस्टम तंदुरुस्त रहेगा और आपको सेव करेगा। और सबसे मुख्य तो ये है, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ, N95 मास्क पहनोगे तो ये वायरस ही नहीं, कोविड जो आपने कहा वो, और जो भी हवा से जो प्रदूषण से और इससे फैलता है, ये सब बीमारियां आप बच सकते हो। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे बढ़िया है कि आप ये सब ना हो। मैं डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल जाता हूँ, हर नया वायरस मुझे मुफ्त में मिलता है हॉस्पिटल में, और इस मास्क के कारण ना तो मुझे कोविड हुआ ना मुझे ये कोई बीमारी हुई। मेरे बड़े हुए उम्र के कारण हॉस्पिटल वालों ने कहा आप हॉस्पिटल मत आइए, कोविड के टाइम में आपको हम नहीं बचा पाएंगे, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरे से आधे उम्र वाले डॉक्टर्स को हुआ क्योंकि वो मास्क नहीं पहन रहे थे। तो ये मास्क पहनिए और कच्चे फल और सब्जियां और अंकुर ऐसे चीज़ें ज़्यादा खाइए, क्योंकि पकाने से और प्रोसेस करने से काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स नष्ट हो जाती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ऐसे चीज़ें खाइए। कोई जानवर ये सब करता नहीं है जो हम करते हैं। सब खाने का बिल्कुल कचूमर बना के फिर हम खाते हैं उसको स्वादिष्ट बनाकर। जो भगवान ने दे रखा है हमें फल सब्जी और अंकुर ऐसी चीज़ें खाने के लिए, वो हम लोग नहीं खाते हैं। और इसका ना तो एडवर्टाइजमेंट होता है ना कुछ होता है। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ बेकार की चीज़ों का होता है। इसलिए हमें मुख्य बात यह है कि हम अपना इम्यून तंदुरुस्त रखें, माने हमारे डिफेंसेस तंदुरुस्त रखें, प्रिवेंशन करें मास्क पहनने से। और ये वैक्सीन जिसके लिए अवेलेबल है, जिसके लिए भी जैसे कि H1N1 वैक्सीन है उसको लगा लीजिए। और जिसका कोई वैक्सीन नहीं है उससे तो मास्क और आपका इम्यून सिस्टम ही बचा सकता है। वायरस, ये सारे वायरसेस अपने आप नहीं फैल सकते हैं, ये हम लोग फैलाते हैं। तो हम हम इसको फैलाने में मदद ना करें तो ये फैलेगा नहीं। हम लोग ही हैं जो H1N1 होने के बाद भी इधर उधर जाते हैं, खांसते हैं, खुले आम खांसते हैं और इस वायरस को फैलाते हैं। ये हमारे पर निर्भर है कि हम इसको ना फैलाएं। बिल्कुल। और राव सर, इस बार जो केसेस आ रहे हैं उसमें एक चीज और देखने को मिल रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा अफेक्टेड नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे की क्या वजह? क्योंकि बच्चों को लेकर के तो हम लोग यही सोचते हैं कि चलो उनका इम्यून सिस्टम बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर होता है। जी नहीं, बच्चों का इम्यून सिस्टम फुल्ली डेवलप नहीं है। उनको तो उनका भी इम्यून सिस्टम वीक है और बुजुर्गों का भी इम्यून सिस्टम वीक है, क्योंकि बढ़ते हुए उम्र के साथ इम्यून सिस्टम भी ढीला पड़ जाता है। तो दोनों बच्चों में और बुजुर्गों में ये कमज़ोरी है इम्यून सिस्टम की, और इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा और इनको ऐसे भीड़ भाड़ इलाकों में ले जाना अच्छा नहीं है। और मैं देखता हूँ कि कई मरीज हॉस्पिटल में अपने बच्चों को भी ले आते हैं बेकार के। अब मैं इनको कहता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों को यहाँ क्यों लाते हो? या यहाँ पे हॉस्पिटल में काफ़ी वायरसेस, बैक्टीरिया और हर तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। इनको बेकार में आप ले आओगे, बच्चे इधर उधर अपने हाथ से छुएंगे, फिर उसको अपने मुंह में डालेंगे, तो वायरस तो फैलेगा ही। ये ज़रूरी है कि हम ऐसे टाइम पे जहाँ ये वायरसेस फैल रहे हैं इधर उधर ज़्यादा चीज़ों को छुए ना। अगर छुएंगे तो उसके बाद अपने मुंह के पास या अपने आँख के पास ना लाएं, जिससे कि इन्फेक्शन ना स्प्रेड करे। जैसे कि कंजक्टिवाइटिस भी वैसे ही फैलता है, लोग इधर उधर छूते हैं, फिर उसको आँख को पास छूते हैं, तो फिर कंजक्टिवाइटिस होता है। ठीक है सर। चावला सर, अब देखिए यही चीज़ है कि लोग लक्षण को पकड़ नहीं पाते हैं, तो लक्षण को कैसे पकड़ें?
कि अभिषेक, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं नॉर्थ दिल्ली में पिछले 45 साल से डॉक्टरी करता हूँ। मरीना देखो, जितना हमारा फोकस एक मेडिकल मैन का होगा, एक मीडिया मैन का होगा, आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में उतना ही महत्व देगा जितना उसको सूट करता है। कहते हैं डॉक्टर साहब रोज बीमारियां, क्या करें क्या करें। तो आपने ध्यान से देखा जो आपकी हॉस्पिटल की प्रोमोस की फोटो आ रही हैं टीवी चैनल पे, उसमें एक इंसान ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। एक भी नहीं। दैट मीन्स हमारी सलाह टोटली जाया जा रही है। मैं अभिषेक, आई ट्रेवल बाई दिल्ली मेट्रो एवरी डे। आई सी हार्डली नॉट इवन 0.01% पीपल वेयरिंग मास्क। व्हाई कांट दिल्ली मेट्रो स्टार्ट ए कैंपेन? दैट मीन्स ये कैंपेन अभी आगे नहीं चल रहा है। इट इज ओनली ऑन पेपर, इट इज ओनली द स्टूडियो। कहने का मतलब, मैं जापान 5 साल वैसे ही मास्क पहनते हैं। वो कहते हैं यार इससे तुम न केवल वायरस से बचते हो, इससे तुम पोल्यूशन से भी बचते हो। इट सेव यू फ्रॉम एवरीथिंग। लॉट्स ऑफ पीपल, जब आपको याद होगा अभिषेक, जब आज से कोरोना के दौरान लोग बड़े दुखी हो गए थे, डॉक्टर साहब कब तक मास्क पहने रखें, दम घुटता है, ये है वो है। बट इट सेव्स यू फ्रॉम ऑल द डिसीजेस। Dr. Rao was right. Dr. Ahuja is right. Down the line, we do not have to protect yourself from viruses. You have to make your system strong. Number one, you have to make yourself, अपना जो पोज है वो ऐसा प्रोटेक्टिव गियर आपने पहन लिया है कि आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ चाहे कोरोना आता है, बीच में 50 कहा था छोटी वेव आने वाली है, फिर छोटी वेव आने वाली है, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वायरसेस, मिस्टर अभिषेक, मैं आपको बता दूं, मैं आज से कल की बात कर रहा हूं, आज के 5 साल की बात कर रहा हूं। कहते हैं ये एनिमल का और मैन का हमेशा लड़ाई चलती रहेगी, ये आती रहेगी। हमें डाउन द लाइन, हमें इंडियन साइक में इंडियन लोगों को ये सिखाना है, नंबर 1, अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो बाय प्रॉपर बैलेंस डाइट। आज राखी है ना, माइंड इट अभिषेक, आज के दिन दिल्ली एनसीआर के, दिल्ली के आधी से ज्यादा फैमिलीज दिल्ली एनसीआर की, वो खाना बाहर खा रहे। क्यों? छुट्टी है जी, बहन भाई मिले हैं, सारा खानदान मिलकर बाहर खाना खाए। बाहर खाना क्या मिल जाएगा? यू गेट जंक, यू गेट क्रीमी, अनहाइजीनिक, ओवर कैलोरीड फूड। एंड व्हाट डू यू गेट? इफ यू सी प्रॉपरली, जो बैड एटीट्यूड पिछले 3-4 डेकेड्स में आया है। आई रिमेंबर आज से 5 डेकेड पहले रेस्टोरेंट्स होते ही नहीं थे, फास्ट फूड सेंटर होते ही नहीं थे, तो घर का खाना ही खाना पड़ेगा जी आपको। तो हम बड़े स्वस्थ रहते थे, नंबर 1। नंबर 2, आई विल ऑलवेज लाइक टू एम्फसाइज आवर फिटनेस प्रोग्राम। कमिंग स्पेसिफिकली टू द स्वाइन फ्लू, एक डॉक्टर राव ने बात की वैक्सीन अवेलेबल है, 1,500-2 हजार में लग जाती है, आप लगवाइएगा। एटलीस्ट जो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स मैंने कहा था, रिस्क कैटेगरी पेशेंट्स है, उनको तो सबको लगवाया जाए। बच्चों को, अंडर 5 वालों को, आजकल हर बच्चे को इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लग रहा है। और इन जो रिस्क कैटेगरी है, सारे पेशेंट आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, इंडिया में लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है, बड़े बूढ़ों की हिफाजत करने का बेस्ट तरीका है उनको वैक्सीन लगवा दो। फ्लू की भी हर सितंबर, अक्टूबर और फरवरी में नई वैक्सीन बनती है, वो लगवाई जाए। और एक न्यूमोकोकस की भी, ये उनसे वो लंबे बचे रहेंगे। और दूसरा बता दूं आपको, अगर आपके घर में किसी को हो भी गया है, तो दूसरे लोगों को एक ओस्टेलमेवर नाम की टैबलेट आती है, टेमीफ्लू नाम से मार्केट में बिकती है, दैट मे बी टेकन प्रिकॉशन वाइज 1 सुबह शाम इनटू 5 डेज। इसके ऊपर तो डॉक्टर राव की मैं भावना से सहमत हूं कि सिंपल शब्दों में अपना बचाव सीखो। आपको टेस्ट करवाने का, इज नॉट वन H1N1, H3N2 वायरस एक है, मैनी मोर वायरसेस पता चलेंगे अगर हम पता करेंगे तो, लेकिन उनसे बचने के लिए उनको अपनी मौत मारा जाए, आप अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। माई मैसेज आपकी जो आपके दर्शक गण है उनको स्पष्ट है, बच्चों को सिखाओ, माइंड इट। हमारा मीडिया, डोंट माइंड, मीडिया इज डूइंग ए वेरी बैड रोल। उनको करीना कपूर कोक पीती नजर आती है और पिज्जा खाती नजर आती है। व्हाट मैसेज डज इट गिव? इसी से स्मार्ट बनते हैं। व्हाट डू यू से? तो कहने का मतलब, डाउन द लाइन स्टेट, जिसको कि हम गवर्नमेंट कहते हैं, मीडिया, दे आल्सो सपोज टू डू सम पॉजिटिव। अपने विश्वास बचा पाएंगे। जो इंडिया हैज एम्बिशन टू बिकम नॉट ओनली सुपर पावर, ए हेल्थ सुपर पावर आल्सो, जो हम हैं भी और बनेंगे भी। अच्छा, मेरा तो यही सोच है। ओके सर,
आहूजा सर, अब देखिए जब भी सर्दी खांसी जुकाम, अमूमन फ्लू में तो हर इंसान यही सोचता है कि यही चीज़ें होंगी। कोविड के दौरान भी यही चीज़ें थी कि जिनको फीवर और इसके साथ साथ सर्दी जुकाम, ये सारी चीज़ें हैं। हमने सीखा है अपने दादा दादी से हो या अपने माता पिता से हो या नाना नानी से हो कि किचन में आपके इन छोटी मोटी चीज़ों का इलाज है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कैसे किचन से ये सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसमें खान पान भी आता है, जैसा अभी सर ने भी कहा कि आज दिल्ली एनसीआर में, तो दिल्ली एनसीआर क्या पूरे हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा लोग आज रेस्टोरेंट में जाके खा रहे होंगे, बट स्टिल उनकी ख्वाहिश होती है। लेकिन किचन से ही आपके स्वास्थ्य का जो रास्ता अगर कहें तो वो निकलता है। तो उसके लिए हम लोगों को जागरूक कैसे करें, क्या प्लान ऑफ एक्शन हो ताकि फिर से स्वस्थ भारत बने? देखिए, भारत स्वस्थ है जी, बड़ी एग्रेसिवली हम मूवमेंट कर रहे हैं, पर हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी आ गई है। जैसे डॉक्टर साहब अभी शेयर कर रहे थे कि हम पावर बनने जा रहे हैं और हम स्वस्थ हैं, इसीलिए पावर बनने जा रहे हैं, हमारी यंग जनरेशन स्वस्थ है, पर वो उन चीजों को भूल गई है जिन चीजों को आप अभिषेक जी एड्रेस करना चाह रहे हैं। इसका कारण हमारा अब यूथ आ गया है, यंग यूथ आ गया है, जो इस वक्त 25 से 40 साल की एज का हमारा जो यूथ है, वो एक ऐसी स्टेज पे है जहां वो न्यू जनरेशन को बर्थ भी दे रहे हैं और न्यू जनरेशन को पाल भी रहे हैं। बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। 25 से 40 साल की एज के जो आज का यूथ है, वो जॉब कर रहा है। वो जब जॉब करता है, उसके पास टाइम की कमी है। वो अपने बच्चे को आज की डेट में क्या सिखा रहा है कि बेटा यहाँ एक पंपलेट पड़ा है और इससे ऑर्डर करो, 30 मिनट्स में आपका पिज्जा आ जाएगा और इतनी देर में मैं घर आ जाऊंगा। अगर उसे भूख लगती है, हम आज उसे चिप्स का पैकेट अपने हाथ से दे रहे हैं उसके हाथ में खाने के लिए। एक 5 साल के बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसके लिए चिप्स का पैकेट बेटर है या उसके लिए घर में जो चीज बन रही है वो बेटर है। हम अपनी सहूलियत के लिए उसे उसका गलत लाइफस्टाइल का कल्चर डेवलप कर रहे हैं। हम उसे लेके जाते हैं रेस्टोरेंट में स्पेशली खाना खाने के लिए, हम उसे बर्गर पिज्जा खुद अपने हाथ से खिला रहे हैं। आज का जो कारण है इन डिजीजेस का बढ़ने का, वो हम खुद बन गए हैं। हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं जा रहे। पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। पहले क्या होता था, पर्सन टू पर्सन गैप ज्यादा होता था। अगर हम चल रहे हैं तो एक दूसरे से टकराते नहीं थे। आज आप मेट्रो की हालत देखें, आज आप किसी भी जगह कॉमन प्लेस की हालत देखें, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट है, चाहे वो टिकट काउंटर है, चाहे वो मेट्रो है, चाहे वो बस स्टैंड है, आपको हर जगह क्यू मिलेगी। इवन के एयरपोर्ट के ऊपर भी पर्सन टू पर्सन के बीच में गैप खत्म हो गया। जब ये गैप खत्म हो गया तो वो वायरसेस ट्रैवल करना इजी हो गया उनके लिए। तो उसके लिए प्रिवेंशन की तरफ हमें मूव कर जाना चाहिए। मास्क लगाकर पब्लिक प्लेसेस में जाना चाहिए। नॉट ओनली दिस सीजन कि जब ये जुकाम सर्दी का मौसम आता है उसी वक्त जाएं। थ्रू आउट लाइफ आप चाइना को देखें, आप जापान को देखें, उन्होंने कल्चर डेवलप किया हुआ है कि वो मास्क पहनकर ही मूव करते हैं। सेकंड, जो किचन की आपने कंसर्न किया, मैं तो हर बार हमारे जितने पॉडकास्ट या चैनल्स होते हैं उस पर बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि बेस्ट फार्मेसी इज योर किचन और बेस्ट डॉक्टर इज योर मदर। कि उन्हें जो चीजें पता है, अगर घर में पूरी बनती है, उन्हें पता है कि ये गैस बनाएगी, वो पहले ही अजवाइन डाल देते हैं। हल्दी के ऊपर यूएस स्टडी कर चुका है कि एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, हमने उसका यूज बंद कर दिया है। हमने एडल्ट्रेशन ऐड करनी शुरू कर दी है। हमें पता है दालचीनी का यूज है। मेरे अकेले बताने से एक एक चीज बड़ा मुश्किल है, टाइम का कंस्ट्रेंट रहेगा। पर अगर अपनी लाइफस्टाइल के अंदर आप उस नमकदानी को दोबारा ये सोच लें कि ये हमारा मेडिसिनल बॉक्स है, तो आप ठीक रहेंगे। उनमें से कुछ चीजें आज के टाइम अपनी किचन से बाहर निकाल देनी चाहिए। मैं तो कहूँगा सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद मैदा और इवन जो हालत अब दूध की हो गई है तो सफेद दूध, ये 4 चीजें अपनी किचन से बाहर कर दें। अपनी नमकदानी के अंदर जो चीजें ऐड करने की जरूरत है वो है दालचीनी, हल्दी, सौंठ, अजवाइन, जीरा। ये वो चीजें हैं, अगर इन्हें आप अपनी किचन के अंदर ऐड कर लेंगे, इसे रूटीन डाइट में ऐड कर लेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होगा। जब आपका डाइजेस्टिव फायर बेटर होगी तो वो आपके अंदर वायरस को पनपने ही नहीं देगा। आपकी इम्यूनिटी का डायरेक्ट रिलेशन आपकी डाइजेशन के साथ है। और साथ ही साथ जो चीजें हम पहले यूज करते थे, फैमिली के अंदर नीम का यूज होता था, तुलसी की पूजा की जाती थी, घर के अंदर एक तुलसी का पौधा लगाया जाता था, नीम का पौधा आपके घर के पास होता था।
ये वो चीजें हैं जो चीजें आपको इम्यूनिटी देती हैं। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती थी तो नीम इमीडिएटली दिया जाता था ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए, तुलसी इमीडिएटली दी जाती थी। तो ये वो चीजें हैं जिनको हम कल्चर से छोड़ चुके हैं। सिर्फ मेरा यही कहना है कि 10 मिनट महीने में 10 आहूजा मिनट, सर, मैं तो अब थोड़ा सा इस कह चीज रहा पे हूं। भी चाहेंगे कि ये सब चीजें, मतलब जैसा आपने कहा कि भागदौड़ की जिंदगी और उसमें 25 से 40 साल का एज ग्रुप जो है वो अपने माता पिता को भी देख रहा है और अपने बच्चे को भी देख रहा है। तो उस वक्त उसके पास वही जो 24 घंटे में कहते हैं ना, सबके पास तो 24 घंटे ही हैं, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऑफिस से निकलते ही पिज्जा ऑर्डर हो गया, घर से निकलने से पहले कुछ और ऑर्डर हो गया। ये स्थिति तो अब रहेगी। और दिल्ली एनसीआर की तो एक बड़ी हकीकत मैंने अपनी आंखों से ये देखी है कि जो यंग जनरेशन है वो मतलब रात में खाना नहीं खाता है, मैगी खा करके रात गुजार लेता है, सुबह नाश्ते में चाउमीन खा करके काम चला लेता है। तो अगर ये लाइफस्टाइल रहेगी तो फिर तो मुश्किल और ज्यादा होगी। ऐसे में अपने आप को कैसे संभालें? देखिए सर, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है अभिषेक जी, कि लाइफस्टाइल हमने हार्ड कर लिया है अपना। उसमें हमने टाइम मैनेजमेंट, जो आपने वर्ड कहा ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे उठने का टाइम लेट हो गया है। एक्चुअली क्या है, पहले जो हमारे बड़े थे वो सुबह 5 बजे उठ जाते थे। आज की जनरेशन 5 बजे नहीं उठ रही। जब आप 7 बजे उठ रहे हो तो आपका जो 2 घंटे का गैप है ना जी, वो सारे दिन को आपके को डिस्टर्ब करता है। अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो आपकी जो स्लीप है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। जितना आप लाइफस्टाइल को हार्ड कर लेंगे, फूड को बेसिकली, अगर आप मैदे का खाना खाते हैं, रात को उड़द, राजमा, छोले, हैवी फूड लेते हैं, वो डाइजेशन में टाइम लेगा, आपकी स्लीप लेट पूरी होगी, आपको स्ट्रेस उतनी ज्यादा रहेगी। तो इसीलिए आयुर्वेद में जब भी बात की गई है, 3 तरह के खानों की बात की गई है, सात्विक खाना, राजसिक खाना और तामसिक खाना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें सात्विक खाना खाना चाहिए, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर हो, आपकी स्लीप जल्दी पूरी हो जाए। जहां आपको 8 घंटे 9 घंटे सोना पड़ता है, वहां आपकी स्लीप 6 आवर्स में पूरी हो जाए, जो एक आइडियल टाइम है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का, आपको रेस्ट देने का। पर जो आप किचन वाली बात कर रहे हैं, इसमें सिंपल मेथड है सर। जो आप बोतल पानी की घर से लेके जाते हैं ना जी, उसमें गर्म पानी डालें, उसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा, उसके अंदर थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा, उसके अंदर भिगोकर चले जाएं। वो दिन के अंदर वो अपने आप सारे रस उस पानी के अंदर आ जाएंगे। पानी तो आपने पीना ही है ना, उसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सिर्फ मेथड चेंज करने की जरूरत है। जहां आप ये सोचते हैं कि बच्चे के लिए बर्गर पिज्जा ऑर्डर करना है, अगर आप वहां घर जाके खिचड़ी दलिया बनाएंगे तो वो उससे ज्यादा कम समय लेगा। अगर आप ट्राई करके देखें, 15 मिनट में खिचड़ी बन जाती है सर। आप घर जाएं, जितनी देर में आप कपड़े चेंज करेंगे, कुकर के ऊपर खिचड़ी दलिया रखें, वो रेडी हो जाता है। पर ये टेस्ट बड हमारी हम ऐसे डेवलप कर लेते हैं विद टाइम, क्योंकि 5 साल के बच्चे को हम बिस्किट देते हैं, 5 साल के बंदे को चिप्स देते हैं हम, तो टेस्ट बड ऐसे डेवलप कर लेते हैं। आप खिचड़ी दलिया में टेस्ट बड डेवलप करें, आप सेब पे करें, खीरे पे करें, मूली पे करें, गाजर पे करें, वो हम बच्चे को नहीं खिला रहे, हम खिला को छोड़ रहे हैं। सिर्फ हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है अभिषेक जी। ओके सर। राव सर, अब थोड़ा सा H1N1 के बारे में ये भी समझना चाहेंगे कि जो इस समय उसको फेस कर रहे हैं, जिनको H1N1 फ्लू हो चुका है, वो अब आगे क्या करें? क्योंकि केसेस तो आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और एक बड़ी सच्चाई है कि 2400 केस तो दिल्ली एनसीआर की बात है, लेकिन कर्नाटका में लगभग 4000 से ज्यादा केस आ गए हैं सिर्फ कर्नाटका में। तो ये केस तो आने वाले 2, 4, 5, 10 दिन में बढ़ेंगे। तो जिनको हो रहा है वो अब क्या करें? अजी, जिनको हो रहा है उनको सबसे मुख्य ये है कि वो इधर उधर भाग दौड़ ना करें, वायरस को लेकर अपने घर में बैठ जाएं और रेस्ट लें। अगर वो रेस्ट लेंगे तो इम्यून सिस्टम इस वायरस की इसको मार के इसको निकालेगा। अगर आप भाग दौड़ करेंगे, एक तो आप ये वायरस को दूसरों को दोगे और दूसरे लोग आपको दूसरे वायरसेस देंगे। इसलिए ये मुख्य है कि आप घर में बैठो, रेस्ट लो, 1-2 दिन में ये सेटल हो जाएगा। दूसरे पैनलिस्ट ने ऑलरेडी, दोनों डॉक्टर साहब ने कह रखा है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मामूली चीज़ें हैं, जो लेकर बुखार हो तो बुखार की दवाई, अगर बहुत हाथ पैर दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई ले सकते हो।
पर नहीं, लेकिन आप राव अगर, सर इसमें एक ये है आप कि अगर जो बर्दाश्त फीवर है करोगे, तो आप वायरस को भी फैलाओगे और दूसरों से वायरस भी आपको लेके फैले। आओगे। राव सर, इसमें फीवर को लेकर के एक कुछ जानकारी ये भी आ रही कि फीवर 103 104 तक जा रहा है और पैरासीटामोल के बावजूद वो टूट नहीं रहा है। देखिए, ये जो फीवर इससे होता है वो ज़्यादातर हाई फीवर नहीं होता है। और अगर हाई फीवर वैसे कुछ देर के लिए हुआ तो पैरासीटामोल से कुछ देर तक उससे कम हो सकता है, बुखार कम हो सकता है। पर अगर बुखार वैसे ही तेज है तो आपको ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल जाओ और किसी डॉक्टर से पता लगा लो कि क्या ये H1N1 है कि या कुछ और है। क्योंकि अगर ये मलेरिया है, क्योंकि अभी जब बारिश हो रही है तो मच्छरों का भी प्रकोप ज़्यादा है, दूसरे चीज़ों का भी प्रकोप ज़्यादा है, तो आपको मलेरिया, डेंगू और ऐसे काफ़ी और बीमारियां भी इस मौसम में फैलती हैं। तो इसलिए ये मुख्य है कि अगर आपको तेज़ बुखार है या कुछ छोटे ये पैरासीटामोल से कम नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। ये ना सोचिए कि ये H1N1 ही है, ये कुछ और भी हो सकता है। पर अगर मामूली बुखार है और हाथ पैर में ज़रा सा दर्द है तो कृपया आराम से घर में 1-2 दिन का छुट्टी लेकर रेस्ट करो और इधर उधर भागो मत। और घर में भी दूसरों लोगों को के सामने सब खांसो मत, अलग से रहो और मास्क पहनो, जिससे कि अगर आप खांस भी लो तो वो मास्क के अंदर ही रहे और दूसरों को घर में औरों को ना फैले। और अगर स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे को है तो उसको भी घर में रखो, उसको स्कूल और कॉलेज मत भेजो ये वायरस फैलाने के लिए। रेस्ट से इम्यून सिस्टम को भी कुछ चांस मिलता है इस वायरस को मार भगाने के लिए। पर आप इधर उधर जाओगे तो इम्यून सिस्टम को और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं फिर चाइना और दूसरों को भी देखभाल करना पड़ेगा। तो सर, इन शॉर्ट अगर हम समझे तो ये इससे घबराने की जरूरत नहीं है और ये जानलेवा नहीं है। आ रहा हूँ चावला सर, आ रहा हूँ आपके पास। राव सर, तो कि ये जानलेवा नहीं है और घबराने की जरूरत कम से कम लोगों को नहीं है। पर अगर कुछ और, जैसे कि आपने कहा बहुत तेज बुखार है और दवाई से नहीं सेटल हो रहा है, तो ये पता लगाइए कि कुछ और बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ H1N1 है, सिर्फ H1N1 है। और अगर आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस माने जैसे कि आपको डायबिटीज़ हो या आप इम्यून सप्रेशन में हो, क्योंकि आपको कोई कैंसर हो और उसकी दवाइयाँ ले रहे हो, ऐसे अगर आपका इम्यून सिस्टम अगर सप्रेस्ड है तो फिर H1N1 भी काफ़ी हानि हो सकती है। और फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन जिसको कहते हैं हम, माने इस इन्फेक्शन के ऊपर दूसरा इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या कोई और इन्फेक्शन। इसलिए ऐसे लोगों को सीधे हॉस्पिटल जाके किसी डॉक्टर को से सलाह लेनी चाहिए। ये नहीं कि वो घर में बैठे और कहे कि इंडिया न्यूज़ वालों ने कहा कि आराम से बैठो घर में, कुछ नहीं कर रहा है, तो उनको जाना चाहिए। ठीक है सर। चावला सर बोलिए। देखिए अभिषेक, मैं डॉक्टर राव ने बिल्कुल ठीक कहा है। नंबर 1, टिल नाउ कोई पैनिक की कंडीशंस नहीं है, कोई एपिडेमिक कंडीशंस नहीं है। इफ यू आर एबल बॉडीड, एक बात मैं अभी तक नहीं बोला था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हाइड्रेशन का ख्याल सबसे बड़ा इलाज है। हाइड्रेशन का मतलब दिन में एवरेज एक 60 किलोग्राम के आदमी और किसी को भी जिसको कोई हार्ट या किडनी फेलियर नहीं है, एवरेज कम से कम 3.5-4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। मैं डेली कई ऐसे पेशेंट रिसीव कर रहा हूँ तो मुझे बार बार फोन करके कहते हैं डॉक्टर बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी घबराहट हो रही है। उनको दवा कम चाहिए, उनको पानी चाहिए, पानी इन एनी फॉर्म, प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, मौसमी का जूस, घर का बना हुआ ORS अगर आप डायबिटिक नहीं है ये मिले। मैं आई कंसिडर दिस एज द बिगेस्ट ट्रीटमेंट, चाहे कोई भी बीमारी हो। नंबर 1। नंबर 2, इफ यू आर एबल बॉडीड, टेक ओनली पैरासिटामोल 500 से 625 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे। डॉक्टर राव साहब जैसे कह रहे थे, दूसरी दवाइयां ट्राई करने की जरूरत नहीं है। मेफेनेमिक एसिड मेफ्टान पी के नाम से आती है, मेफ्टान पॉट के नाम से, वो तेज बुखार अगर नहीं टूट रहा तो ली जा सकती। अगर 2nd-3rd डे तक आपका बुखार हाई ग्रेड है, गो फॉर टेस्ट ऑफ RT-PCR फॉर स्वाइन फ्लू अलोंग साइड ब्लड काउंट्स, डेंगू NS1 वगैरह टेस्ट, वो PSO MP मलेरियल पैरासाइट होना ही चाहिए।
जैसा कि मैंने पहले कहा, इफ यू बिलोंग टू द स्पेशल कैटेगरी ऑफ द स्पेशल डिजीजेज, जो कि हम बोलते हैं कॉन्कोमिटेंट डिजीजेज, आप सेकंड थर्ड डे तक घर नहीं बैठ सकते, टेस्ट के लिए भी जाइएगा, गो टू द हॉस्पिटल। एक मरीज का सांस बहुत मुश्किल हो रही है, डॉक्टर साहब सांस नहीं आ रहा, छाती बड़ी दर्द कर रही है, आई थिंक दीज आर केसेस फॉर स्ट्रेट हॉस्पिटलाइजेशन। नहीं तो खुलेआम पेशेंट हताश हो सकता है, वो हो रहे हैं, कुछ न्यूज में आ चुके हैं, कुछ आने वाले दिनों में आ सकते हैं। तो वी नीड टू डिवाइड दीज टू केसेस। एक वैक्सीनेशन का महत्व बता चुके हैं, एक एंटीवायरल और ऑस्टेलमेविर दवा का महत्व एक सुबह शाम पेशेंट के कॉन्टैक्ट्स को दी जा सकती है। टिल नाउ आई कैन सेफली से फॉर होल ऑफ इंडिया कुछ एपिडेमिक या पैनिक की कंडीशन नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है अगले 2-3 हफ्ते में ये डिक्लाइन में जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को स्पष्ट मैसेज मिल चुका है कि डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, मुफ्त का शोर शराबा, ये गलत है। अपना बचाव, अपनी सेफ्टी, अपना कहते हैं सेफ्टी गार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ऑल अक्रॉस पब्लिक प्लेसेस में गवर्नमेंट शुड एनफोर्स द यूज ऑफ ए मास्क। अगर हम ये कर पाते हैं अभिषेक, तो हम न केवल कोरोना पे, न केवल स्वाइन फ्लू पे, आने वाले फ्यूचर वायरसेस पे भी एक बड़ी जीत आसानी से हासिल कर सके हैं। दैट इज द बिगर थिंग। एज डॉक्टर आहूजा कह रहे थे कि हमें अपना कहते हैं बिहेवियर बदलना पड़ेगा। चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन लाइफस्टाइल इज अ मेजर, एक प्रोटेक्टिव गियर हमें प्रोवाइड करेगा। आई थिंक वी नीड टू सेंड दिस मैसेज टू द पीपल ऑल राउंड। आप क्या बातें करते हो गांवों में, इवन शहरों में जो अपने आप को बहुत एजुकेटेड समझते हैं, मेट्रोपॉलिटन, वहां भी मास्क का इस्तेमाल इज नॉट इवन 0.01%। सो व्हाट डू वी अचीव? जस्ट मेक नॉइज? So we cannot do it. I think a behavior modification all across the strata is a must. It better happen. It must happen soon. बिल्कुल। और समस्या इसी चीज़ को लेकर के है कि जैसा आपने भी कहा कि विजुअल्स में भी हम देख पा रहे हैं, अस्पताल में लोग खड़े हैं लेकिन मास्क अस्पताल, चलिए ठीक है, बाहर निकल रहे हैं अमूमन लोग नहीं डाल रहे हैं, लेकिन कम से कम हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, वहां तो लगा करके कम से कम जाए। आहूजा सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए आहूजा सर। सर राइटली साइड मेरे सीनियर फेलो कलीग्स हैं, दोनों ने बड़े क्रिस्प एंड क्रिस्टल क्लियर कर दिया चीज़ों को। मैं सिर्फ एक ऐड करूंगा इसमें कि जब भी आप बाहर जाते हैं, जैसे मास्क लगाना है, इसके साथ जब भी पानी पिए थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए। घर आने के बाद ये ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को आपने टच करना है उससे पहले हैंड वॉश प्रॉपर कर लें, आके अपने क्लोथ्स चेंज कर लें और उन क्लोथ्स को धोने के लिए डाल दें गर्म पानी के अंदर। घर से जब बाहर जाते हैं मॉर्निंग में, तो एक आयुर्वेद की क्रिया है गंडूश जिसे कहते हैं, ऑयल पुलिंग जिसका नाम है। सरसों के तेल को या कोकोनट ऑयल को माउथ में लेके थोड़ा सा और उसे रोटेट कर ले, ताकि एक लेयर डेवलप हो जाए माउथ के अंदर, थ्रोट के अंदर, कि वो वायरस को जाने ना दे। नोज के अंदर भी ऑयल लगा के जाना चाहिए, लुब्रिकेट करके जाना चाहिए कि वो प्रोटेक्शन दे। मॉर्निंग में गंडूश करके जाएं। पानी जब भी पिए गुनगुना पानी पिए, मास्क का प्रयोग करें। साथ में घर आने के बाद इमीडिएटली क्लोथ्स को चेंज करें, उसे गर्म पानी में डाल दें धोने के लिए, और किसी भी चीज को टच करने से पहले प्रॉपर हैंड वॉश करें। हैंड का एक तरीका है वॉश करने का, सर्जन सर मेरे से बेटर बता पाएंगे डॉक्टर राव की, एटलीस्ट यहाँ तक हमें हाथ जरूर साफ करना चाहिए, और जो ये बीच के स्पेसिस हैं हमारे फिंगर्स के, ये जरूर साफ करने चाहिए हमें, ताकि कोई भी ऐसा वायरस है कहीं रुका हुआ है तो वो हम प्रॉपरली क्लीन कर लें। तो इन चीजों का अगर ध्यान रखते हैं, अगर किसी चीज को आपने टच करना है तो एल्बो के साथ टच करें, कॉमन गेट को ओपन करना है तो एल्बो के साथ ओपन करने की कोशिश करें। अगर फेस पे हाथ आपका बहुत ज्यादा लगता है तो कोशिश करें कि ये इतना हाथ आपका फेस के ऊपर ना लगे। आपने अगर फेस के ऊपर चीज रखनी है तो एटलीस्ट आपकी ये पोजीशन होनी चाहिए रादर देन की दिस पोजीशन। आप वीडियो में देख रहे हैं ये जैसे इन्होंने छिक्का है और हाथ है लेके गए हैं ये अपने आगे, तो सेम ऐसे ही अगर आप ये चीज लेके जाएंगे तो जब भी आप कोई गेट अगर खोल रहे हैं इस हाथ से तो स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं तो प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। पैरेलली द वर्क ऑन द इम्यूनिटी, जैसे कंसोलिडेटली डॉक्टर राव ने भी बात की, डॉक्टर चावला ने भी बात की, जो मैं बता रहा हूं डाइट का रोल है और प्रिवेंशन का रोल है। जी सर।
बिल्कुल। और एक मैं आहूजा सर पर्सनल सवाल, क्योंकि अभी तक तो जेनरिक सवाल मैंने पूछा, पानी पीने को लेकर के मेरे कई जानकार हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। जैसे 3-4 लीटर हम लोगों ने यही सीखा है कि 3 से 4 लीटर अगर स्वस्थ हैं आप तो पीते हैं, अच्छी बात है। कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर इसी को दिमाग में रखे रहते हैं कि मुझे 4 लीटर पूरा करना है, और उस चक्कर में वो सुबह से लेकर के दोपहर तक में ही 4 लीटर पीते हैं और शाम होते होते कोशिश करते हैं 8 लीटर तक लेकर के चले जाएं। मतलब ये बिहेवियर क्यों, और ये कितना सही और कितना गलत? सर, जो ये कल्चर है ये बिल्कुल गलत कल्चर है। बॉडी से स्मार्ट कुछ भी नहीं है। जो बॉडी का सिस्टम है, बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं जो मेजरमेंट का काम करती हैं। थायराइड ग्लैंड है जो मेजरमेंट का काम करती है, इसे कैलिब्रेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये बॉडी इतनी स्मार्ट है, आपने 1 लीटर पानी पिया और बॉडी को 1 लीटर 100 ml पानी चाहिए, आपको नहीं पता, आप अपने तरीके से पानी पीने। राइट मेथड पानी पीने का ये होता है जी, जब भी आपको प्यास लगे, आपको जितनी प्यास लगी है उतना पानी पिए और उससे 10% एक्स्ट्रा पानी पिए, जितना पानी बॉडी को चाहिए। सपोज 1 लीटर 50 ml पानी बॉडी को चाहिए और आपने 1 लीटर 100 ml पानी पिया है एक बारी में, तो वो 50 ml एक्सक्रीट आउट कर देगी बॉडी। जो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो भी किडनी के थ्रू रश आउट कर देगी। तो स्मार्टेस्ट वे ये है, जब भी पानी पिए एक बार बैठकर, मैं तो कहूंगा चेयर के ऊपर बैठ के पानी पीना चाहिए, खड़े होके पानी ना पिए, या उकड़ू बैठ के, जो एक्चुअल टेक्निक थी कि घुटनों के बाहर बैठ के पानी पीना चाहिए। जब आप वो पानी पीते हैं और एक ही बारी में पानी पीते हैं तो बॉडी अपने आप एक्स्ट्रा वाटर को थ्रो आउट कर देती है। एक कभी भी बीच बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। आपको प्यास लगी, आपने 1 घुट पानी पी लिया, पानी को रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद 1 घुट पानी पी लिया। ये टारगेट पूरा करने के लिए नहीं है, ये सिंपल है कि प्यास लगे, प्यास से 10 से 15% एक्स्ट्रा पानी पी लें। और जनरली हम कहते हैं कि 60 किलो के पर्सन को, जो डॉक्टर चावला डिस्कस कर रहे थे, 5 लीटर के 4.5 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, जो एवरेज है। अगर आपका लाइफस्टाइल रूटीन लाइफस्टाइल है, अगर आप एसी रूम में बैठ के काम कर रहे हैं, एसी के अंदर आपकी कार एसी में है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि आपकी स्वेटिंग कितनी है, उसके हिसाब से वाटर कंटेंट कम हो सकता है। अगर आप खेत में काम करते हैं, धूप में जाते हैं, वॉक है आपकी 5000 से 6000 कदम डेली की, तो ये क्वांटिटी 5 से 5.5 लीटर भी हो सकती है। ये हेल्दी पर्सन की बात हो रही है। अगर आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, ईएफ लो है, 20-30% हार्ट काम कर रहा है, तो हम अपनी फील्ड में ये कहते हैं 750 ml से ज्यादा पानी नहीं पीना है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर मैं कंसोलिडेट करूं, बैठकर पानी पीना चाहिए, इकट्ठे पानी पीना चाहिए, सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। आपको वो पैटर्न छोड़ना पड़ेगा, आधा गिलास पानी अब पी लिया, आधा आधे घंटे बाद पी लिया, आधा फिर आधे घंटे बाद पी लिया, वो गलत मेथड है। और अगर स्वस्थ हैं तो 4.5 से 5 लीटर उनके लिए जो रूटीन का वर्क करते हैं। अगर रूटीन वर्क नहीं करते तो लेस देन 3 to 4 के बीच में आप रह सकते हैं। जी अभिषेक। नहीं, ये क्योंकि मेरे सामने ऐसे कई केसेस आए, उनका टारगेट ही होता है उसे पूरा करना, कि हाँ हमें ये पूरा करना है, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था कि 4 लीटर 5 लीटर पानी पीना है। चावला सर कुछ बोल रहे हैं, चावला सर बोलिए, उसके बाद राव सर के पास जा रहा है। आई विल पुट ऑल कंट्रोवर्सीज, क्योंकि आजकल ना सोशल मीडिया इज सुपर एक्टिव, वहां सब लोग सलाह ही देते रहते हैं, चाहे उनको कुछ आता है चाहे नहीं आता। तो आई विल ट्राई टू पुट ऑल कंट्रोवर्सीज टू रेस्ट। एक एवरेजली वर्किंग पानी आदमी, इंसान 60 kg हम एवरेज मान के चलते हैं, सर्दियों में अप टू 2.5 to 3 लीटर्स एंड गर्मियों में अराउंड 3.5 to 4 लीटर्स। एक जो मजदूर है जो मिट्टी खोद रहा है, वो 6 लीटर पिए या 7 लीटर पिए, उसको चाहिए, बिकॉज उसका पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा होता है। एक लाला एसी में बैठा है, कमरे के बाहर भी नहीं निकलना, वो 2 लीटर पिएगा तो भी काफी है। तो पुटिंग ऑल कंट्रोवर्सीज टू रस्ट, लोग पूछते हैं 8 लीटर पी लिया, हमारी किडनीज कोई गोल्ड माइन नहीं है जितना मुझे उसमें डाल निकालते जाओ, नथिंग डूइंग। वो ज्यादा लोड बर्दाश्त नहीं करती। इवन इफ आवर किडनीज आर वेरी फाइन। मैंने अभिषेक पब्लिक कंजम्पशन ये स्टेटमेंट दी है, इन सर्दियों में 2.5 to 3 लीटर्स फॉर एवरेजली वर्किंग पर्सन, और गर्मियों में 3.5 to 4 लीटर्स। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है। पानी ऑफ एनी टाइप, चाहे वो आरओ का पानी है, फिल्टर्ड पानी है, प्लेन वाटर है, नमक का इस्तेमाल आप ज्यादा नहीं कर सकते। अगर लेमन वाटर भी आप ले रहे हैं तो आप विदाउट सॉल्ट लीजिएगा। एक नई मुसीबत अपने शरीर में, सोडियम लोड मत बढ़ाइएगा। कोकोनट वाटर इज वेरी गुड, जो इवन
सत्तू वो होता है जो मौसमी का जूस, ये सब लिए जा सकते हैं। ओके सर। और इसी वेन में मैं बोल दूं, डू नॉट ऐड एयरटेड ड्रिंक्स लाइक Coke, Limca, Campa, not to recommended at all. So it is a sweeping statement I am making, and I am making it with full sense of Definitely, proportion. इसी को Okay. फॉलो किया जाए, that is the best. ओके सर। राव सर, इन शॉर्ट अगर हम समझे तो अगर हम अपनी दिनचर्या को सुधार लें, हम अपने रहन सहन को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, बस व्यवस्थित करने की जरूरत है, तो ऐसे किसी भी फ्लू से बहुत आसानी से हम भी बच सकते हैं और सामने वाले को भी बचा सकते हैं। जी, सिर्फ फ्लू ही नहीं, काफ़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं अगर आप अपनी सेहत का ख्याल करें। तकलीफ ये है कि लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते हैं और जब बीमार पड़ते हैं तो सोचते हैं कि ये डॉक्टर लोग कुछ ना कुछ गोली दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे और हम ठीक ठाक हो जाएंगे। अब देखिए, मैं मरीजों से कई बार पूछता हूँ, आप आए हो किसी पेट्रोल गाड़ी में, अगर आप उसमें डीजल डालते होगे या आप केरोसिन डालोगे? नहीं डालोगे। उतनी तो समझदारी है लोगों में कि पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डालना है, केरोसिन नहीं डालना है, या डीजल गाड़ी में डीजल डालना है, पर अपने मुंह में ये नहीं सोचते हैं कि क्या डालना है। जो मिला है उसको डाल दिया अंदर मुंह में। अच्छा, और जो भगवान ने दे रखा है कि आप जरा खाओ इसको, इसका स्वाद चखो, तो वो नहीं खाएंगे हम, क्योंकि उसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। जो बेकार की चीज़ों को हम खाएंगे, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमें मांसपेशियाँ दे रखी है कि उसकी इस्तेमाल करें, उसकी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम रिमोट यूज़ करेंगे, गाड़ी यूज़ करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। दिमाग दे रखा है कि ज़रा सोच लो कि आप कैसे अपने सेहत का देखभाल करोगे, उस दिमाग का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हर जगह जंग पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। इतना लोगों को समझ में आना चाहिए। और अगर ये लोग अपना देखभाल नहीं करेंगे तो हम डॉक्टर्स लोग 1.4 बिलियन लोगों का देखभाल नहीं कर सकते हैं। हम हॉस्पिटल तो बिल्कुल क्रश हो जाएगा। ये ज़रूरी है कि हम टीवी के मीडियम से और न्यूज़पेपर के मीडियम से सबको समझाएं कि कैसे वो अपनी सेहत रखें और हॉस्पिटल और हम डॉक्टरों से दूर रहें। बिल्कुल सर। और ये बड़ी बात है कि हम अगर अपनी दिनचर्या को सिर्फ व्यवस्थित करें तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। जैसा पानी पीने को लेकर के आहूजा सर ने कहा, उकड़ू बैठना तो लोग भूल ही गए कि उकड़ू कैसे, कई लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि उकड़ू बैठते कैसे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विस्तार से एक अच्छे विषय पर आपने चर्चा की और विस्तार से बताया। हम उम्मीद यही करेंगे कि लोग अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें जिससे ऐसे किसी भी बीमारी से बचा जा सके। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।